चलिए भाई, गुड आफ्टरनून सभी लोग को। सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर जो आपका 73 है मैथ्स के, जो डेली आपके 40 क्वेश्चन टेस्ट होते हैं, उसी क्वेश्चन को डिस्कशन के लिए आए हुए सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, एक सवाल को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और देखते हुए बढ़ते हुए आराम से चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। जैसे ये सवाल आपके स्क्रीन पे, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये दे रखा है। गुड आफ्टरनून। तो ये सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दे रखा है। ये इसमें बोला है कि ये वाला आपका डीई और बीसी दोनों समानांतर है। जब ये दोनों समानांतर होता है तो हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा और ये एंगल दोनों त्रिभुज में कॉमन होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए डी ई समरूप होगा ए बी सी। तो यहां से बोला गया है कि डीई जो है डीई 1 के रेशियो में 1/4 है, ये 1 और ये 4 के रेशियो में है। तो एडी और एबी चाहिए, तो एडी और एबी भी आपका 1/4 के रेशियो में होगा। मतलब आंसर 1/4 इज द राइट आंसर। 1/4 इज द राइट आंसर। ये थेल्स परिमेय कहता है कि अगर डीई और बीसी अगर ये समानांतर है, ये समानांतर है, ये दोनों समांतर है और ये 1/4 के रेशियो में है, तो ये AD और AB भी 1/4 होगा, AE और AC भी 1/4 के रेशियो में होगा, क्योंकि ये त्रिभुज और ये बड़े त्रिभुज दोनों समरूप हो जाते हैं। तो इसका भी आंसर 1/4 इज द राइट आंसर। 1/4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर होगा। अगले सवाल की और बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। ये अगर जब भी इस टाइप की क्वेश्चंस आ जाए sin x प्लस sin x स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो इसका भी मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर ई आप ऐसे लगा सकते हैं। जैसे एक बात समझिएगा कि sin x इक्वल टू sin x स्क्वायर x को उधर ले जाओ तो 1 माइनस sin x स्क्वायर x हो गया कितना, cos स्क्वायर s। तो अब देखो यहां पे दिया क्या है, यहां दिया है cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x का मान हो गया sin x और cos पर पावर 4 इधर स्क्वायर करें, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर x। तो इसका देखो वैल्यू क्या दिया, 1 दिया हुआ, मतलब यहाँ पे 1 मार के आगे बढ़ जाएंगे और ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? एक मिनट। ठीक है, ये आ गया इस तरह। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ये भी दे रखेगा कि cos थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। आपको निकालने कह देगा कि cos स्क्वायर निकालने कह देगा sin स्क्वायर थीटा और sin पावर 4 थीटा भी कितना, इसका निकालने कह देगा, इसका भी 1 होगा। तो याद रखेंगे इसका भी 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है ये आपका। देखो ओ कह रहा है केंद्र है, ओ जब केंद्र है और AOB और DOC या COD दोनों बराबर है, तो एक बात बताओ, ये और ये भी बराबर है, क्योंकि ये R तो ये भी R। त्रिज्या बताओ, ये भी R और ये भी R होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है और ये 70 है, दो भुजा बराबर है, तो ये अगर 70 है तो यहां पे ये हो जाएगा 60। तो ये भी एंगल 55 और ये भी 55 होगा, ये सेम एंगल हो जाएगा। लेकिन एक बात समझिएगा कि यहां पे अगर मान लेते हैं कि ये 70 है तो ये भी आपका 55, ये भी 55,
अब ये 70 है तो ये भी आपका त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो ये भी 55, ये भी 55। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ये आर, ये भी आर है, ये आर, ये भी आर है। अगर ये डिस्टेंस आपका दे रखा है तो ये डिस्टेंस अगर 2.5 है तो ये भी डिस्टेंस आपका कितना होगा, 2.5 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वांक्षम बन जाएगा, ये दोनों सर्वांक्षम हो जाएगा और आंसर 2 × 5 2.5 इसका सही उत्तर आएगा। अब देखो यहां से बोला गया कि a + b + c 270 डिग्री है, तो इसको भी 90 डिग्री मान लो, इसको भी 90 डिग्री मान लो, इसको भी 90 डिग्री मान लो, तो ये 270 हुआ। तो एक बात बताओ, 90 डिग्री करेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, यहां 90 डिग्री रखेंगे तो ये भी 180 हो जाएगा और ये भी 180 हो जाएगा। अब एक बात बताना कि यहाँ पे 90 रखेंगे, यहाँ 90 रखेंगे, यहाँ 90 रखेंगे, सभी मिलकर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि sin 90 sin 90 sin 90 1 हो जाएगा। और एक बात समझिएगा, cos 180 -1 और ये आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4, ये 1 1 1 तो ये 4 हो गया, तो इसका आंसर 1 हो गया। बी इसका सही आंसर आ गया, बी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, सुभाष एप्लीकेशन पर क्लास 9 to 10 पीजीटी कैसे परचेज करें टीआरई 4 के लिए, तो आप जाओ एप्लीकेशन को खोलो और वहां से परचेज कर लो भाई। ठीक है, परचेज कर लो। तो ये आपका आंसर आ गया कितना, 1 इज द राइट आंसर, 1 इसका सही आंसर आएगा। हम यहाँ पे ए बी सी ये 270 डिग्री था, हम सबको बराबर 90 रख दिए, तो cos 180 बराबर -1 और ये 90 रखे, ये 90 रखे और ये 90 रखे, तो sin 90 1, cos 90 1, sin c 90 1, 1 × 1 × 4 ये आ जाएगा 1 इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चार्ट में दिए गए आवर्ती का वितरण का बहुलक ज्ञात करें, तो सबसे ज्यादा बहुलक, जब बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार 12 आया हुआ है और इसकी आवर्ती, बहुलक आवर्ती आपका 10 है, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बस सीधा सीधी पूछ रहा था कि आवर्ती वितरण का बहुलक है तो वो आपको बताना है, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात बताओ कि यहां पर यह बोला गया है एक चतुर्भुज है, अब ये चतुर्भुज का आपका दे रखा है कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि ये समचतुर्भुज होगा कि आयत होगा कि वर्ग होगा। अगर यहां पे देखते हैं कि पहले इसको, इस डिस्टेंस को निकालते हैं, तो इस डिस्टेंस को जब निकालते हैं तो यहां से आ जाएगा √1 -3 माइनस हो जाएगा या प्लस, तो 4 का स्क्वायर, 3 में से 0 चल जाएगा तो ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 4 × 16 ये आ गया कितना, 5 आ गया। इसको देखते हैं यहां से, ये अगर निकालते हैं, इसके डिस्टेंस को निकालते हैं तो -3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, 0 में से ये भी आपका नेगेटिव स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी आपका 5 आ गया। इसका मतलब ये और ये भी बराबर है, तो यहाँ भी ये भी निकल जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। इसका मतलब ये 4 में से 3 गया, 4 में से गया 3 का स्क्वायर और माइनस ये आ गया प्लस, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी 5 आ गया, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो ये चारों भुजा आपका बराबर हो गया, चारों भुजा बराबर समचतुर्भुज में भी होता है और वर्ग में भी होता है। तो यहाँ पे ये वर्ग में भी होता है, समचतुर्भुज में भी होता है, तो आप एक काम कर लो, क्योंकि विकर्ण देखते हैं अगर अलग अलग होगा तो समचतुर्भुज होगा और विकर्ण अगर सेम हुआ, क्योंकि किसी भी वर्ग का जो विकर्ण होता है वो दोनों सेम होता है, ये और ये दोनों सेम होता है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ से एक बात समझो, 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर, माइनस ये चल गया स्क्वायर, तो ये आपका आ गया कितना, √2। इसका करेंगे तो 1 का स्क्वायर और 1 मिनट गलती हो गया 4 में से -3 गया तो -3 प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया कितना, 4 3 7 का स्क्वायर और ये आ गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर इसको निकालते हैं तो ये आ गया 1 का स्क्वायर और ये अभी आ गया 7 का स्क्वायर, मतलब डायगोनल भी इक्वल हो गया, तो डायगोनल इक्वल हो गया तो ये हम क्या कहेंगे, वर्ग होगा, समचतुर्भुज नहीं होगा, समचतुर्भुज नहीं होगा। इस बात को समझिएगा। प्रणाम, रविचंद्र यादव।
ये आपका आंसर हो गया। स्क्वायर इज द राइट आंसर, इसका स्क्वायर होगा, समचतुर्भुज नहीं होगा। अगर विकर्ण अलग अलग होता तो वो कहलाते कि समचतुर्भुज होता, ये आप निकाल सकते थे। अब देखो अगले सवाल की बात करते हैं। कह रहा है कि 25 किलोमीटर की चाल से गांव से डगर गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटा, तो इसे पूरी यात्रा करने में इतना समय लगा, तो गांव से डाकघर की दूरी यात्रा कितना होगा। तो एक बात समझिएगा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, गांव ये आपका क्या है, विलेज है, और ये आपका डाकघर है ना, पोस्ट ऑफिस है। तो ये दोनों के बीच की दूरी, जब ये 25 से गया, इधर से 25 से गया और इधर से 4 से आया, तो स्पीड देखो, जाने में और आने में, जाने में गया 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और आने में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। तो जानते हैं कि सेम डिस्टेंस को तय जब करता है तो यहां पे टाइमिंग इसका इनवर्स हो जाता है, 4:2 कितना हो जाता है, 25। अब बताओ यहां पे जाने और आने में दोनों समय लगा 5 घंटा 48 मिनट, तो 5 घंटा 48 मिनट लगने का मतलब हुआ कि 5 घंटा 48 कहने का मतलब 48 मिनट को भी घंटा में चेंज कर देंगे, तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ये आ गया 29/5 घंटा। मतलब यहां से अगर देखने की बात करें तो रेशियो में टोटल समय कितना लगा, तो 29 यूनिट समय लगा, और 29 यूनिट बराबर दे रखा है कितना, 29/5। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1/5 निकालना है गांव की विलेज। तो कहीं से भी निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट का मान 1/5 है, तो 4 यूनिट का बात करेंगे तो ये 4/5 घंटा लगेगा। और डिस्टेंस निकालना है, दोनों जगह का डिस्टेंस आपका सेम होता है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड जाने में 25 किलोमीटर और जाने में जो समय लगा है 4/5, ये 5 से कट गया, तो ये आपका आ गया कितना, 20। ऐसे भी निकाल सकते थे, है ना, आप ऐसे भी निकाल सकते थे और वैसे भी निकाल सकते थे कि डी गया तो डी आपका डिस्टेंस है 25 किलोमीटर गया तो इतना समय लगा, और जब आया डी दूरी 4 घंटे में इतना समय लगा, तो ये हो गया 29/5। यहां से आप डी निकाल लो, तो ये भी आप ऐसे भी निकाल सकते थे, इक्वेशन बना के भी आप निकाल सकते थे और इक्वेशन निकाल के भी आप सॉल्व कर सकते थे, आंसर आ जाता। वैसे भी निकाल सकते थे और इसको ऐसे भी कर सकते थे, हर तरीके से आप इसे निकाल सकते थे, इसमें कोई डाउट कोई इश्यू नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। और अगले सवाल देखो, कह रहा है कि एक वृत्त के बाह्य वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई आपका दिया हुआ है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करना है। ये आपका वृत्त है, बाह्य वृत्त है, और इस पे एक आयत, इसका कह रहा है कि व्यास जो है 10 दिया हुआ है, तो ये आपका सेंटर मान लेते हैं, ये सेंटर मान लेंगे, तो ये व्यास भी आपका 10 हो जाएगा यहां से। ठीक है, व्यास 10 दिया है तो मतलब ये त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या 5 हो जाएगा, मतलब ये 5 और ये 5। तो कह रहा है आयत का 6 है, आयत की चौड़ाई आपका 6 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, तो क्या निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, 5 5 10, ये हो गया कितना, चौड़ाई 6 दिया हुआ, 5 5 10, 8 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट 6 8 10 होता है। ई आ जाएगा, ई आ जाएगा, सीधा सीधी संपर्क ई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर व्यास की बात किया है तो व्यास 5 5 10 हो जाएगा, ये अगर 6 दिया है तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये आपका बेस हो जाएगा। तो बेस हम जानते हैं ट्रिपलेट 6 8 10 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इज द राइट आंसर। हाँ, मोहम्मद सन्नाउल्लाह, ठीक है, मुझे पढ़ाने नहीं आता है, थैंक यू बताने के लिए। एक काम करो, आप ही चलाओ पढ़ाने के लिए यहाँ पे। अब देखो यहां से क्या बोला, एक वितरण का माध्य 6 दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी का अज्ञात बारंबारता निकालना है।
मतलब यहाँ पे बारंबारता नहीं दिया तो इसको मान लेते हैं x। ठीक है, एक बात बताओ कि हमको निकालना है, माध्य निकालना है, तो दोनों के बीच कितना है? ये 4 हुआ, यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ। तो बताओ 3 दूनी अगर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 6। 4 दूनी यहाँ करेंगे कितना आएगा? 8। और यहां से देखने की बात करेंगे 6 और यहां पे देखेंगे तो ये 8x। तो यहां पे एवरेज माध्य की अगर बात करें तो माध्य आपका क्या कहलाएगा? माध्य होगा टोटल योगफल। तो यहां पे योगफल की अगर बात करें तो 8 6 14 6 20, तो ये आ गया 20 + 8x और बटा संख्या। तो संख्या देखिए यहां टोटल कितना है? 3 2 5 1 6, मतलब ये 6 + x आ गया। और इसकी माध्य दे रखा है कितना? 6 माध्य दे रखा है। तो जब ये 6 माध्य दे रखा है तो यहां से आपको निकालना है, सॉल्व कर दो इसको। ये आ गया 36 और ये 6x और ये 20 + 8x। 6 उधर चल गया तो कितना आ गया? 2x और 16। ये कट गया 8 बार में। x की मान जो यहाँ पे बारंबारता है, इसको 8 आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये x की वैल्यू 8 आ गया। अगले सवाल की बात करते हैं कि जमीन पर स्थित 2 बिंदु, जमीन पे बिंदु 2 स्थित है, एक ए है और एक यहां मान लेते हैं बी। 2 बिंदु स्थित है, एक खंबे के उच्च बिंदु के, एक खंबा है, खंबे के उच्च बिंदु से इसका उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। एक दूसरे का पूरक कहने का मतलब अगर ये थीटा है तो ये आपका 90 - थीटा हो, क्योंकि θ1 + θ2 90 डिग्री कहलाता है पूरक कोण। मतलब 2 एंगलों का योगफल, 2 कोणों का योगफल हम कहेंगे 90 डिग्री होगा तो वो पूरक कहलाएगा। यहां पे कह रहा है कि खंबे की जो बेस है इसके बीच की दूरी यहां पे ये 9 दे रखा है, यहां से यहां, और यहां से यहां दे रखा है कितना? अगर आप डायरेक्ट निकालने कहते तो इसकी अगर इस टाइप की क्वेश्चन दिए तो h बराबर निकाल लेते, ये जो आपकी दूरी उसको गुना करके रूट निकाल देंगे तो वही आंसर हो जाता। तो ये 3 और 4 आंसर हो गया कितना? 12 आ जाता। तो कैसे निकालेंगे इस बात को समझिएगा। ये h है, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कि tan 90 - थीटा की अगर बात करें तो tan 90 - थीटा करेंगे तो ये परपेंडिकुलर और बेस आ जाता है। यहां से भी अगर बात करें कि tan 90 बराबर करेंगे तो बड़े त्रिभुज की बात करेंगे तो ये हाइट और यहाँ पे बेस आपका 16 आ गया। तो यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो tan 90 - थीटा हो जाता है क्या? cot थीटा हो जाता है और ये आ जाता है। तो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों को हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे। जब दोनों को गुना कर देंगे, गुना करने के बाद जो आएगा तो देखो यहां से cot थीटा इंटू tan 90, cot ये 90 है और ये थीटा है ना, एक मिनट, cot थीटा इंटू tan थीटा 1 हो जाता है और यहां से आ जाएगा h इंटू 9 और यहां पे h/16, h स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना? 144, h बराबर 12। आप निकालने की बात करें तो ऐसे निकाल सकते थे, लेकिन क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट अगर इस तरह पूरक दिया रहे और हाइट निकालने के तो हाइट ये जो आपका डिस्टेंस है बेस से, ये पहला बिंदु और बेस से यहाँ पे दूसरा बिंदु से, तो दोनों को गुना करके रूट निकाल देना, सीधा सीधी रूट निकाल देना। ठीक है, सीधा सीधी रूट निकाल देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। समांतर श्रेणी n पदों का योग 2n + 3n² है, तो समांतर श्रेणी का 8वां पद बराबर होगा। यहां देखो n बराबर अगर 1 रखते हैं, n बराबर अगर 1 रखते हैं तो यहां से Sn निकालेंगे। देखो Sn निकालेंगे तो यहां पे n इसमें रख दो, पुट 1, 2 × 1, तो ये आ गया कितना? 5। इसका मतलब ये पहला टर्म आ गया 5, इसका मतलब a1 बराबर आ गया कितना? 5। ठीक है, ये S1 भी कह सकते हैं क्योंकि सम S1 भी लिख सकते हैं, इसको S1 भी लिख सकते हैं, S1 भी लिख सकते हैं।
क्योंकि पहली संख्या का योगफल भी 5 है और पहली संख्या भी कितना 5 है। हम एक संख्या का योगफल कहेंगे 5, दूसरे संख्या को भी करेंगे 5, तो कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब हम n बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो S2 की अगर मतलब ये सम जो है सम कितना होगा, तो सम यहां की अगर बात करें तो 2 रखेंगे 2 दूनी 4 और 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये आ गया 16। तो एक बात बताओ, 2 डिजिट का सम 16 आया, a1 का मान 5 है, तो हम कहेंगे a2 का मान क्या होगा, तो s2 में से s1 घटा देंगे, तो s2 की मान 16 आया और s1 का मान 5 आया, मतलब ये 11 आ गया। 11 आ गया, मतलब यहां से अगर बात करें a1 की मान अगर बात करें 5 है, a2 की बात करें तो 11 होगा, तो a3 की बात क्या होगा, a4 क्या होगा, ये आपको निकालना है, क्योंकि यहां 4 टर्म निकालना है, 4 टर्म यहां पे निकालना है। तो एक टर्म आपका हो गया कितना 5 11 और 5 11 हो गया, तो दूसरा टर्म a3 कितना होगा, तो मेरे पास बताओ कि मेरे पास जब a का वैल्यू आ गया और डिफरेंस आ गया कितना 6 आ गया, मतलब d की वैल्यू 6 आ गया, तो हम an तो यहां से लिख सकते हैं a फर्स्ट टर्म प्लस n-1, n कितना है 3 टर्म, तो 3 में से एक n बराबर 3 होगा, 3 में से घटाएंगे 2 और डी कितना आ गया, ए का वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू कितना है 5 और डी 6 दूनी 12, तो ये कितना आ गया 17। ऑप्शन को देख लो, बस सीधा सीधी ऑप्शन देख लो, आगे पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप किसको निकालेंगे, A4 निकालेंगे, है ना। तो इधर देखो ये वाला आपका सभी जगह सेम है और यहां से 5 11 17 23 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं है और डायरेक्ट हम सॉल्व करके डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे n बराबर 1 पुट किए तो a1 आ गया 5, इसको s1 भी कह सकते हैं, किसी एक वैल्यू का सम या एक वैल्यू का सम या एक संख्या वही होता है, तो a1 बराबर 5 आ गया, तो यहां से a2 बराबर 11 आ गया, तो a3 बराबर फॉर्मूला निकाल देंगे, फॉर्मूला निकाल के सॉल्व कर देंगे, तो ये आंसर, क्योंकि ये फॉर्मूला हम जानते हैं n बराबर होता है a प्लस n-1 d होता है, तो यहां पे 3 रखें तो ये भी 3-1 हो जाएगा 2, a प्लस 2d, बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए। तो यहां पे सीधा सीधी अगर बात करें तो कह रहा कि इसका मूल अगर ये उलट जाता है, इसका मूल अगर पलट जाता है तो यहां पे ये पलट जाएगा, है ना, ये वाला आपका पलट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। ये आंसर आप मार सकते हैं, आगे बोलो कोई डाउट है? ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है? देखो अगर बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, देखो यहां कैसे बनाएंगे, यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाय ए होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाय ए होगा, और नया समीकरण निकालना जिसका रूट आपका 1 है, तो न्यू इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बाय बीटा एक्स प्लस ये आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर, एक बात बताइए, अल्फा प्लस बीटा होगा, देखो यहां से इसको सॉल्व कर लो, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया माइनस बी बाय ए और अल्फा और बीटा का मान आ गया सी बाय, तो ये कैंसल हो जाएगा और ये अल्फा बीटा का मान ये आ जाएगा ए अपॉन सी। तो यहां से देखो एक बात समझिएगा, यहां से एक बात से सी इधर चला आएगा और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहां पे बच गया क्या, बी बच गया,
और ये आपका बच गया क्या, बी एक्स, और ये बच गया क्या, ए, और सी इधर 0 जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो यही आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आ गया। ठीक है, तो याद रखना आज की बात, याद रखना आज की बात कि अगर यहां पे एक बात समझेंगे, अगर ये रूट आपका इनवर्स दिया है तो ये वाला कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट वाला कांस्टेंट दोनों एक दूसरे का एक्सचेंज हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगा, बस बीच वाला आपका टर्म वही रह जाएगा। यहां पे कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का 14वां पद आपका 6 दिया है। ठीक है, देखो T14, तो यहां से आ जाएगा a प्लस 13d, इसका सम और इसका योग दिया हुआ है कितना। ठीक है, T अगर छठा पद दिया हुआ है तो यहां से इसका हो जाएगा 5d, और ये आ गया n माइनस डी होता है n माइनस 1/d, n यहाँ पे कितना 14 में से एक गया 3d आ गया, तो ये आ गया टोटल कितना है 14 दे रखा है। देखो यहां से ये कैंसल हो गया, 13 में से 5 गया कितना 8d, और ये यहां से गया कितना d बराबर आ गया कितना। अगर हम d किसी भी वैल्यू में पुट करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में d बराबर -1 पुट करेंगे तो a बराबर आ गया -1 करेंगे तो -13 ऊपर उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 13 6 19। ठीक है, a बराबर कितना गया 19 आ गया। ठीक है, जब a बराबर 19 आ गया और d जब दिया है, निकालना आपको 95वां पद निकालना है, तो 95वां पद निकालना है तो ये आ जाएगा a, 95 में से गया 94, 94 d आ गया, यहां से निकाल देंगे a का वैल्यू निकल आया 19 और 94 और d का माइनस, तो ये आ गया -75। तो 95वां पद आपका हो जाएगा -75 इज द राइट आंसर। डियर जेंट्स बॉयज, आपका 75 आया, जो गलत है नहीं होगा मेरे भाई, वो नहीं होगा। -75 नहीं होगा क्योंकि -94 में से 19 जाएगा तो आपका हो जाएगा -70 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। करा कि 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष पुरुष शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो यहां से सिंपल सी भाषा में अगर लिखना चाहते हैं, एकदम सरल भाषा में लिखना चाहते हैं, तो 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में, 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में। अब बोला कि वे कार्य करना शुरू किया, ये लोग कार्य करना शुरू किया और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं, तो एक बात बताइए 5 दिन तक ये सातों का सातों पुरुष काम करेगा कि नहीं। अब यहां पे एक बात समझिएगा, 5 पुरुष 7 दिन तक काम किया और 5 दिन के बाद 5 दिन तक 7 पुरुष काम किया, अब वो 5 दिन के बाद 3 पुरुष कार्य के छोड़कर चले जाते हैं, तो बचा कितना पुरुष 4 पुरुष, तो 4 पुरुष बचा है, तो ये 4 पुरुष कितना दिन तक काम करेगा शेष काम को, यही निकालना है। तो 12 सत्ती 84 और 7 बचे 35 और ये आ गया 40। तो 14 में से 5 गया, यहां पे आ गया कितना 9 और यहां पे आ गया कितना डी बराबर कितना आ गया 49/, आंसर हो जाएगा 12 चौक 48, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सेट में नहीं है, सेट में तो ये क्वेश्चन नहीं था।
ये वाला सेट में है ना, देखो तो। अच्छा, जो सेट में नहीं होगा तो उसको लास्ट में हम देख लेंगे, बताइएगा तो उसमें हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये अगला, ये सेट में है ना, बताओ, ये सेट में 15 नंबर सेट में है ना। शिवम प्रकाश कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफरेंट हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, हम चेक करवा लेंगे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन सेट में है ना, देख लो, ठीक है। चलो तो यहां देखो, ठीक है, जो जो नंबर सेट में नहीं होगा हम लास्ट में पूछेंगे तो उसमें बता दीजिएगा। यहां कह रहा है कि ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। और कह रहा है कि जबकि तीसरा पाइप सी है जो उस टंकी में भरा हुआ उसको खाली कर रहा है, मतलब ये नेगेटिव। और ये कितने घंटे में? 30 घंटे में। ये भर रहा है पॉजिटिव, ये भर रहा है पॉजिटिव। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, टोटल पहले वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हो जाएगा कितना? 60। 15 चौका 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ये आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हुआ, लेकिन ये नेगेटिव हुआ क्योंकि ये खाली कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं मिश्रा, पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, लिखा हुआ तो क्वेश्चंस नहीं है। अब एक बात बताना, ये 60 है तो यहां बोला कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। जो भर रहा है और जो खाली कर रहा है, दोनों तीनों को खोल दिया एक साथ। तो यहां पे कह रहा है खाली टैंक कितने समय में भर देगा। तो एक बात समझो कि भरने वाला ज्यादा है और खाली करने वाला कम क्षमता है, तो ये टंकी कुछ समय के बाद भर जाएगा। क्योंकि यहां पे देखो तीनों को खोल दिया गया है, ए प्लस बी ये भर रहा है और सी आपका खाली कर रहा है। तो 60 यूनिट टैंक को भरने में, इसका मतलब 4 3 7, 7 में 7 यूनिट भर रहा है और 2 यूनिट खाली कर रहा है। तो हुआ कितना? 5 एग्जैक्ट में, 1 यूनिट एग्जैक्ट 1 घंटे में इतना 5 भर रहा है। इसको काट देंगे तो ये आपका आ गया कितना? 12 घंटा। 12 घंटे में इसको भर सकता है। ई उपयुक्त में से ई आ जाएगा, ठीक है। हाँ कर सकते हैं हर्ष मिश्रा, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है? केजरीवाल क्लासेस जहानाबाद, एक कैसे मार दिया आप? 12 हो जाएगा क्योंकि 4 3 7, ये 7 यूनिट 1 घंटा में भरता है और 2 यूनिट खाली कर देता है। तो टोटल भराया कितना? 5 यूनिट। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 घंटे में ये क्या हो जाएगा? भर जाएगा। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? मान लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन मान लेते हैं कि ये एक और ये एक है। अब क्या किया इसको? अब इसको क्या किया? 3 गुना कर दिया। 3 गुना कर दिया भुजा को। भुजा को जब 3 गुना कर दिया, हम जानते हैं इसका एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और ये वाला होता है कितना? √3/4 भुजा स्क्वायर 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर। तो ये वाला आपका कट गया, ये आ गया 1 और ये आ गया 9। तो कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। 9 गुना आंसर में है? नहीं है। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कह सकते थे क्योंकि यहां पे हम जानते हैं भुजा का स्क्वायर है, कोई भुजा का स्क्वायर एक मान लो, एक का स्क्वायर और ये भुजा का स्क्वायर, क्योंकि √3/4 √3/4 दोनों जगह सेम होता है। तो √3 का स्क्वायर करें 9, तो 1 से 9 हुआ, मतलब 9 गुना हो गया। आंसर 9 हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कर रहा है कि एक बेलन की व्यास ऊंचाई, एक बेलन की व्यास 12 दे रखा है। तो बेलन की व्यास अगर 12 दे रखा है तो इसका त्रिज्या होगा 6 और इसकी हाइट दे रखा है कितना? 10.5 दे रखा है। तो कह रहा है कि इसका आयतन क्या होगा? सिंपल सा आयतन निकालना है, 22/7 R स्क्वायर 6 गुना 6 और ये 10 पॉइंट कितना? 5। ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया इतना में, यहां से हटाएंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो 5 तिया और ये 5 दूनी, ये कट गया 11 बार में, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 6 6 36, 6 6 तिया 18, यूनिट डिजिट 8 आएगा। मतलब आंसर हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर।
यूनिट डिजिट से कर लो, 6 छक 36, 6 6 3 18, 8 के का 8, यूनिट डिजिट 8 होगा। ऑप्शन मार के आगे निकल जाना। अगले सवाल की बात करो। ये भी सवाल देखो सेट में नहीं था ना, ये भी सवाल सेट में नहीं है। कह रहा कि राम और रहीम के पास कुल 1210 है। राम और, देख लो ये भी सेट में नहीं होगा। राम और रहीम के पास कुल 1210 है, ठीक है। राम की धनराशि का, राम की धनराशि का 1/1/3 रहीम की धनराशि का 2 कितना है, 5 के बराबर, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें तो राम और रहीम का रेशियो आ जाएगा, ये 2/5 ऊपर रहेगा और 1/3 नीचे रहेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1/3 अगर नीचे रहा, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 3/1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 6 कितना। अब ये दोनों मिलकर कह रहा है, ये दोनों मिलकर कितना हो रहा है, ये दोनों मिलकर 6 और 5 11 हो रहा है, और यही 11 बराबर दे रखा है कितना, 1210 दे रखा है। दोनों मिलकर 1210, 11 यूनिट बराबर इतना। तो 1 यूनिट का मान निकल गया। तो रहीम के पास धनराशि कितना है, तो रहीम के पास धनराशि 5 यूनिट है, तो ये कट गया 11, तो ये आ गया कितना, 5520 का सही आंसर हो गया। ये भी सेट में नहीं होगा, ये भी अलग है ना। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में देखते हैं, ठीक है। कह रहा कि दो संख्याओं का योग, दो संख्या माने हैं, दो संख्या 1 + 2, ये दे रखा है 66। अब कह रहा है कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 3 और 315 है। तो हम जानते हैं मेरे भाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ की बात किया गया है, तो यहां पे प्रोडक्ट इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एलसीएम आपकी बात किया है 3 और ये 315। इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़ने पर, ऐसे नंबर में इसको तोड़ना है कि जोड़ने पे, दो संख्या मानने पे जोड़ने पर आपका 66 आ जाए। तो 3 इसको तोड़ते हैं, देखो यहां से 5 से इसको काटेंगे 6, 63। अब 63 को तोड़ेंगे तो 7 × 9। हमको दो संख्या मानना है, दोनों संख्या का योगफल इतना और दोनों संख्या का गुणनफल इतना होना चाहिए। तो देखो दोनों संख्या कैसे मान सकते हैं, देखो इसको कर दो 9 × 5 = 45 और 7 × 3 ये मान लेते हैं आपकी एक संख्या हो गया, और ये मान लेते हैं आपका दूसरा संख्या, दूसरा संख्या। अब देखो ये दोनों को अगर जोड़ा जाए तो ये आपका 66 आ गया। देखो ये पहली संख्या मान लिए, ये दूसरी संख्या मान लिए, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो 66 हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम ऐसे फैक्टर में तोड़े कि इसको ऐसे फैक्टर में तोड़े कि ये दो संख्या यहाँ गुणनफल है, तो दो संख्या मान लिए, ये 45 × 21, एक 45 यहां रखते हैं और 21 यहां रखते हैं, तो 66 आ जाएगा। ये चीज आप समझ लो, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, अब एक बात समझिएगा यहां से कि संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा। संख्या ये मान लिए 45 और 21, मतलब इसको हम 45 और इसको हम मान लिए क्या 21, उल्टा करके इसको जोड़ना है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 315। इसका 45 और 21 का एलसीएम आ जाएगा 315। तो ये कट जाएगा आपका 7 बार में और ये कट जाएगा आपका 15 बार में। तो ये आ गया कितना, 22/315 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ गया।
हाँ विकास चल रहा है, एलपी वाला डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर आ गया। तो यहां से हम लोग एज्यूम करके इस क्वेश्चन को बनाया और बहुत अच्छे तरीके से हम कर पाए और देख पाए कि 22/315 इसका सही उत्तर है। अब देखो यहां से अगले सवाल की बात करते हैं। ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है 3x + 5y और यहां पे 7z, ये 49 हो गया। 9x + 8y और +21z, ये आ गया 126। एक बात समझिएगा, बात समझिए कि यहां पे 3 वेरिएबल आप देख रहे होंगे, 3 वेरिएबल है और 3 वेरिएबल फाइंड आउट होने के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत होती है, ठीक है। 3 वेरिएबल फाइंड होने के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत होती है, लेकिन यहां पे 3 इक्वेशन नहीं दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है मेरे भाई, पूछ रहा है किसका मान, पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, मतलब y पूछ रहा है तो मुझे x और z को कट करना पड़ेगा, ये कट होना ही पड़ेगा x z को। लेकिन देखो अगर 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल चाहिए तभी फाइंड आउट होगा। लेकिन एक चीज देखो, यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये 21 है, यहां पे अगर हम 3 गुना कर देते हैं, देखो यहां 3 गुना किए, यहां भी देखो 3 गुना कर दिए, तो 7 × 21 और 3 × 9 है। देखो यहां से क्या होगा, अगर हम यहां 3 गुना इधर किए हैं तो ये भी आपका 3 गुना हो गया। हमको ये y को बचा के रखना पड़ेगा क्योंकि y का ही पूछ रहा था। इसको हम 3 गुना कर दिए, ये भी देखो 3 गुना हो गया, ये भी 3 गुना हो गया, ये भी 3 गुना हो गया। 3 × 9x माइनस 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 माइनस, ये आपका कट हो गया। ये देखो 7 × 21 7 × 21, ये कट हो गया। 5 × 15, यहां पे आ गया कितना, 7y आ गया। यहां पे कितना आ गया, 7y आ गया। तो ये आपका आ गया 49 × 3 करेंगे 147 और 147 में से ये चल गया तो ये आपका 21 हो जाएगा और ये 7 से कट गया तो ये आ गया कितना, 3। यहां एक चीज देख रहे होंगे, सीधा सीधी सी बात अगर बताया जाए तो एक चीज देख रहे होंगे कि यहां पे आपका क्या है कि z और x की वेरिएबल आपका कट जाता, डायरेक्ट उसी तरह सेट किया हुआ था कि x और z की वेरिएबल जो था आपके वो कट जा रहे थे और y की मान आपके निकल जा रहे थे, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ये आ गया, ठीक है। अगले सवाल की ओर बात करते हैं। तो अगले सवाल में यहां पे दिया हुआ है, देखो यहां से क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ और आपको निकालना है एक चीज, थोड़ा सा आप जानते होंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट को। आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से आप जानते होंगे। जैसे x + 1/x अगर वैल्यू a दिया हुआ है तो स्क्वायर की वैल्यू की अगर बात करेंगे, तो स्क्वायर की वैल्यू अगर बात करेंगे तो ये a² माइनस क्या होता है, ये अगर वैल्यू का स्क्वायर करके -2 करते हैं, तो यहां पे अगर बात करें तो देखो ये वाला वैल्यू अगर मान लेते हैं कि ये वाला वैल्यू आपका कुछ आ गया, ये सॉल्यूशन करके m आ गया, तो बताओ x⁴ और 1/x⁴ की अगर बात करेंगे तो m² माइनस फिर क्या करेंगे, 2 करेंगे। इस तरीके से बढ़ते जाएगा, इस तरीके से आपका बढ़ते जाएगा, स्क्वायर करके -2 करते जाएंगे, ठीक है। नीचे में क्या बोले, लोग कह रहे हैं कि नीचे में 3 से गुना नहीं किए, तो नीचे में क्यों गुना करेंगे भाई, तो नीचे में यहां पे हमको ये इसको सेम करना था, ये 3 गुना किए, यहां भी 3 गुना किए। देखो ये 3 × 9x, ये 7 × 21, ये भी 7 × 21z और ये भी 21z, तो हमको इसको बराबर करना था और माइनस करना था, ये कट होना था, सिर्फ y को बचाना था। इधर 3 गुना नीचे क्यों करेंगे, ठीक है, ठीक है। हेलो, नीचे क्यों गुना करेंगे। अब देखो यहां से हमको सेम ये अगर समझ पाए तो यहां से बताओ स्क्वायर का अगर मान निकालते हैं तो बताओ क्या करेंगे, वैल्यू का स्क्वायर करके, वैल्यू का स्क्वायर करके ये आपको क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। पहले इसको सॉल्यूशन कर लो, इसको सॉल्यूशन करेंगे, देखिए यहां पे आ जाएगा a + b² 3 × 1 = 4 और 2,
तो ये आ गया 2√3 आ गया, और 2 दूनी 4 और -2। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा इसको कैलकुलेटिव है, तो ये आप कैलकुलेटिव करके देख लेंगे। तो ये आ गया -4 और +2√3/4। तो ये आ गया कितना, 2 से काटेंगे तो ये आ गया 2 और ये आ गया √3/2 आ गया। ये आ गया किसका, x² + 1/x² का मान इतना आ गया। अब देखो आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया हमको चाहिए x⁴। तो जो आपका स्क्वायर का मान है उसमें हम स्क्वायर कर देंगे, तो -2 + √3/2 इसका स्क्वायर कर देते हैं, -2 कर देंगे तो वो चीज आ जाएगा। नहीं, दोनों क्वेश्चन में क्यों गुना किया जाएगा, दोनों इक्वेशन में कैसे गुना करेंगे दीपक मौर्य? हमको संतुष्ट जब एक इक्वेशन में ही गुना करने से हो गया, तो दोनों गुना करने में हमको कोई फर्क ऐसा नहीं है कि दोनों जगह गुना करना ही पड़ेगा। एक इक्वेशन में 3 से गुना किए तो बस हो गया 3 से गुना, हमको सेट करना पड़ेगा बस। ये देखो क्या आ जाएगा, देख लो कहीं गड़बड़ नहीं हुआ है, ठीक है सब जगह, ठीक है। अब देखो यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ गया आपका, देखिए 2 दूनी 4 + 3, 2 दूनी 4 + 3, और ये आ गया कितना, 2 दूनी 4 और यहां से 4 दूनी 8। तो देखो 8 में से -1, ये 4 आ गया, ये आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। देखो कौन सा इक्वेशन में दिया हुआ है ये आंसर, ये देखो यहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। सी इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन सही होगा, सी इसका सही आंसर होगा दोनों, ठीक है, ठीक है। ये इक्वेशन सही आ गया, क्लियर है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, x + 1/x से स्क्वायर में लाए, इससे फिर इसमें लाए, ये आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे साइन कॉस के रूप में दिया है, तो a बराबर हम मान लेते हैं, जहां पे 0 ना हो, हम 0 नहीं होने का बदला मतलब 90 डिग्री रखते हैं। तो जब यहां 90 डिग्री रखेंगे sin 90 बराबर 1, तो ये आ गया 2। यहां पे रखेंगे sin 90 बराबर 1 + 1, ये कितना आ गया 2। यहां पे देखिए 1 + sin 90 1 और cos 90 बराबर 0, तो ये आ गया 2 से 2 कट जाएगा, तो आ गया 2। तो कौन सी इक्वेशन में 90 रखने के पर, कौन सी इक्वेशन में 90 डिग्री रखने पर, 90 डिग्री रखने पर आपको 2 दे रहा है। तो जब यहाँ 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे, तो ये 90 डिग्री अगर रखते हैं तो ये आपका आ जाता है 1। यहाँ 90 डिग्री रखेंगे तो ये 0 और ये 1, तो 1 1 2 आ गया। यहाँ 90 रखेंगे तो ये 0 और ये 1, तो ये 0 दे देगा, तो एक ही ऑप्शन में 2 आ रहा है, क्योंकि इसको सॉल्व किए तो 2 आया। तो कौन से इक्वेशन में 2 आया, तो ऑप्शन नंबर बी में 2 आया, ऑप्शन नंबर बी में 2 आया, ठीक है। सर क्या टेस्ट कैसे ले बता दीजिए। दीपक मौर्य आप जाएंगे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ऐप है, उसको ऐप पे डाउनलोड करो और वहां टेस्ट आपका, वहां से आप टेस्ट खरीद कर इसको मार सकते हैं, ठीक है। शंभू दास सर, अमरजीत सर पटना में ही हैं और उनकी क्लास भी चल रही है। वो आप क्लास आपके अगर 9 to 10 आप खरीदे होंगे तो वहां मिल जाएगा, ठीक है। सर लेटेस्ट टेस्ट मिलेगा, हाँ लेटेस्ट टेस्ट ही है ये सारे, है ना, एग्जाम पर पैटर्न पर आधारित ये सारे, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब आगे बात करते हैं, यहां पे 23 में देखो, 23 नंबर सवाल में देखो, कह कि 2 sin थीटा, 2 sin थीटा, देखो यहां से सवाल कैसे बनाया जाना चाहिए। यहां पे tan थीटा की बात कर रहा है, ठीक है, tan थीटा की अगर बात कर रहा है तो यहां से एक बात समझो कि ये जो इक्वेशन, एक इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन में cos को ही चेंज करना पड़ेगा साइन में, कॉस को ही चेंज करना पड़ेगा साइन में, या साइन को कॉस में। तो साइन को कॉस में चेंज करना मुश्किल है, तो कॉस को ही चेंज कर देंगे किसमें, साइन में। तो देखो यहां कैसे चेंज करेंगे, तो ये कर देंगे 15 1 माइनस
अब देखिए तो यहां से आ गया 15 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस से गुणा करे तो ये माइनस आपका हो गया 2 साइन स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि सब में माइनस गुणा कर दिए, क्योंकि ये माइनस में था इसलिए पॉजिटिव लाने के लिए माइनस में गुणा कर दिए, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। तो ये माइनस में गुणा करेंगे तो ये -15 और इधर आएगा -7, तो यहां से आ जाएगा आपका कितना, 8, तो ये -8 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो 15 8 20 से ये इक्वेशन बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। गुना करने पर भी 120 आना चाहिए माइनस, लेकिन जोड़ने घटाने पे 2 साइन थीटा आना चाहिए। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 12 साइन थीटा और प्लस देखो ये निगेटिव में, इसलिए बड़े को चिन्ह निगेटिव रखते हैं। तो देखो इसको अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 साइन थीटा, और ये आ गया, देखो ये दोनों में कॉमन लिए कितना, और यहां से कॉमन लिए कितना, यहां से दो इक्वेशन आया, एक आ गया 3 साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, और यहां से एक आ गया साइन थीटा -4 इक्वल टू 0। एक बात बताइए, साइन थीटा -2/3 आ गया, और यहां पे साइन थीटा 4/5 आया। निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि यहां बोला है थीटा जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, मतलब इस क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आपका ये लेना है, और ये आपका आ गया P का मान, और ये आ गया H का मान, तो B का मान आपका 3 होता है। तो यहां से निकालना है 3 माइनस टेन थीटा, P/B 4/3, ये भी 4/, तो ये 3 तिया 9, 9 में से 4 गया कितना 5/3, और ये 3 दूनी 6, 6 4 10, 10/3, तो ये कट जाएगा, तो ये 1/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विकास कुमार सर, ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन करना है, कौन सा बेस्ट रहेगा? विकास आप अगर ऑफलाइन टेस्ट देंगे तो भीड़ में टेस्ट देंगे, भीड़ में टेस्ट आप जब देंगे तो आपको एग्जाम का जो आप एग्जाम देने जाते हैं उस तरह का फीलिंग होगा, और आपको अच्छा लगेगा कि आप उस तरह से टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर यहाँ झेल पाएंगे और कंप्लीट हो पाए। सर कुमानी पब्लिकेशन में बुक ऑनलाइन में नहीं मिल रहा है, ऑफलाइन ले लो शंभू। तो ये इक्वेशन आ गया, ये सॉल्व कर पाए। अगला देखो, एक बात समझो, कह कि एबीसी के भीतर एक वृत्त बनाया गया है, एबीसी के भीतर एक वृत्त बनाया गया है, एबीसी त्रिभुज के भीतर एक वृत्त बनाया गया जो पी क्यू आर बिंदु ए बी और बी सी और ए सी पर स्पर्श करता है। तो देखो यहां से ठीक है, ये मान लेते हैं इसके वृत्त के अंदर बनाया गया है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। याद देखो ये वृत्त के अंदर बनाया गया है, ये कह रहा है कि यहां पे वृत्त त्रिभुज के अंदर बनाया गया ए बी सी, ठीक है, और ये आपके पी है, क्यू है, ये आर है, स्पर्श कर रहा है।
एक बात बनाओ, ये दिया हुआ है ए बी माइनस बी सी इक्वल टू क्या दिया हुआ 4। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं बी सी बराबर ए बी माइनस 4 होगा कि नहीं? एक इक्वेशन ये आ गया। क्यों हम लिए बीसी के बराबर ए बी के बराबर क्यों नहीं लिए? क्योंकि यहां भी ए बी है और यहां भी ए बी है, तो हम ए बी को इधर रख देते हैं तो आपके सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर बोला गया है ए बी माइनस ए सी, आराम से देखेंगे तो यहां से ए सी आ जाएगा, ए बी माइनस ये किया आ गया। देखो यहां से ए सी का मान आ गया, बी सी का मान आ गया। अब कह रहा है एबीसी का परिमाप 32 दे रखा है, तो एबीसी का परिमाप 32 दे रखा है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस और सी ए प्लस दिया हुआ है 32। तो देखो यहां से ए बी आपका ज्यों का त्यों है, बी सी का मान देखो यहां पे ए बी के फॉर्म में है ए बी माइनस 4, और सी ए का ए सी का मान यहां दे रखा है ए बी माइनस 2। ठीक है, तो यहां से देखो ए बी ए बी ए बी, तो ये आ गया 3ab, 3ab माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, तो ये 38। तो यहां से ए बी का मान आ गया कितना 38/3, ये आ गया। कोई डाउट है यहां तक? देखो बहुत अच्छे क्लिक, ठीक हो भाई। अब देखो यहां से एक बात समझो, ए बी का मान आ गया आपका 3/8, निकालना क्या है पी बी प्लस ए आर। एक बात समझिएगा, हम जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से सर्कल पर अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो ये और ये बराबर होता है। अब हम जानते हैं कि ए पी प्लस पी बी ए बी के बराबर है, और ए बी का मान दे रखा है कितना 38/3। अब यहां पे अगर बात किया निकालना है पी बी और ए आर, तो पी बी और ए आर की बात किया है तो पी बी ऑलरेडी यहां पे एपी को जगह पर ए आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एपी और ए आर दोनों बराबर है, तो एपी के जगह पर हम लिख सकते हैं ए आर प्लस पी बी, तो ये भी 38/3 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। क्योंकि किसी भी त्रिभुज के किसी भी सर्कल के बाहर कोई बिंदु से अगर खींचा गया स्पर्श रेखा जो होंगे वो बराबर होंगे, ए पी और ए आर दोनों बराबर होगा। और यहां पूछ रहा है आपका पी बी और ए आर का मान क्या होगा, तो यहां से देखें कि एपी, ये ए बी बराबर लिख सकते हैं एपी प्लस पी बी इक्वल टू 38/3, तो एपी के जगह पर हम ए आर भी लिख सकते हैं, और ये आंसर आ गया 38 बराबर 38/3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं, यहां क्लियर हो गया। अगले सवाल की बात करते हैं कि पी क्यू आर एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक ये सर्कल है, और यहां से एक चक्रीय चतुर्भुज की अगर बात किया गया है तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर और एस है। किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी चतुर्भुज अगर बनता है तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज भी बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहां से अगर बात करें कि पी आर क्यू एस को द्विभाजित करता है, क्यू एस को द्विभाजित करता है, पी आर जो है क्यू एस को क्या करता है द्विभाजित करता है। पी क्यू का मान दे रखा है, क्यू आर का मान दे रखा है, और एस आर का मान दे रखा है, और पी एस का मान नहीं दे रखा। तो याद रखना ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो अगर यहां पे किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का एक विकर्ण को अगर समद्विभाजित कर दे तो ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना कि ये जो समद्विभाजित जो कर रहा है पी आर जो समद्विभाजित कर रहा है उसके पी एस गुना एस आर परिमेय होता है, पी एस गुना एस आर और पी क्यू गुना क्यू आर। तो पी एस निकालना है, रहने देते हैं। ये जो समद्विभाजित कर रहा है दोनों को, इस समद्विभाजित कर रहा है दोनों को, इधर का ये वाला पी एस और एस आर भुजा, इधर वाला पी क्यू और इसके गुणनफल के बराबर होगा। तो एस आर का मान देखो कितना है 9.6, पी क्यू का मान कितना है, क्यू आर का मान कितना है
तो यहां से पी एस का मान आ गया, तो पी एस का मान आ जाएगा आपका, ये देखना 9.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। सॉल्यूशन कर लेना, सी इसका सही आंसर आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर आ जाएगा। आप इसे कर लेना, ठीक है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। कह रहा है कि एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है आर ओ पी। ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप है। AB का मान दे रखा है 4, BC का मान 6 और AC का मान 5। तो यहां पे पूछा गया है किसका, PQ का मान, P और Q, और ये Q है ना, PQ का मान पूछा गया, RQP इसका मान पूछा गया। तो जब ये त्रिभुज समरूप होता है तो त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज QRQP, इसके संगत भुजाओं का, तो संगत भुजा BC इसके संगत भुजा के संगत भुजाओं के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। इसका स्क्वायर और QP के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ABC यहां पे दिया हुआ है 9/4 और ये BC और ये QP। एक बात बताओ, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट कर सकते हैं, तो ये 3/2 और BC का मान 6 और ये आपका QP लिखो या PQ लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो PQ का मान आ गया कितना, 4 आ गया। सिंपल सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, सिंपल सवाल था। ये बहुतों बार सवाल आ चुका है, ये आप कर भी चुकेंगे, बहुतों बार ये कर चुकेंगे कि जब कोई त्रिभुज समरूप हो जाए, सिमिलर हो जाए, तो इसके एरिया का रेशियो इसके संगत भुजाओं के इसके संगत भुजाओं के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। स्क्वायर का रेशियो के बराबर होता है। कोई भी संगत भुजा ले लेंगे तो इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कह रहे वृत्त की परिधि एक आयत के परिमाप के बराबर है। ठीक है, एक वृत्त है और यहां पे एक आयत है। कह रहा है कि इसका जो परिमाप है, इसका परिमाप होता है 2 इंटू 22/r होता है और इसका परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल की मान 15 है और ये 7 है, तो 15 7 आपका हो जाएगा 22। तो ये आपका कट गया, तो r बराबर हो गया कितना, 7 हो गया। तो यहां निकालना क्या है मेरे भाई, बहुत इजी सवाल थे। कह रहा कि वृत्त का एरिया निकालना है, तो वृत्त का एरिया निकालना है, तो यह एरिया निकालने के लिए 22/7 गुना 7 गुना 7 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 7 से 7 कट गया, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, सिंपल सवाल था, 154 मार दो, आराम से आ गया आंसर। 154 इज द राइट आंसर, 154 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। ये सवाल थोड़ा सा देखना, ये सवाल थोड़ा सा देखना, क्या कहना चाह रहा है इस बात को समझिएगा। क्या यहां पे कहना चाह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधारना है। क्या सुधारना है, एक चीज देख लो, एक मिनट। एक मिनट, चलो देखते हैं, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। देखते हैं, एक वर्ग ए का विकर्ण a प्लस बी दिया हुआ है। ये विकर्ण दिया हुआ, a प्लस बी दिया हुआ, ये a है। इसका एरिया निकालेंगे। वर्ग का विकर्ण अगर दिया है तो इसका एरिया निकलता है a प्लस वर्ग के विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 करते हैं, ये एरिया निकलकर आ जाता है। वर्ग का विकर्ण प्लस 2 करते हैं तो ये आपका क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। ठीक है,
फिर बोला गया है यहां कुछ छूटा हुआ है, वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। कुछ तो त्रुटि लग रहा है यहाँ पे। वर्ग बी का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या बोला है, वर्ग बी का क्षेत्रफल, एक मिनट रुक जाइएगा, वर्ग बी का क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का दुगना है। तो जब ये दुगना है तो यहां से देखो ए का क्षेत्रफल ये ए प्लस बी, ठीक है, तो ये बी का क्षेत्रफल आ जाएगा, 2 से कैंसल, तो ये आएगा वर्ग बी का क्षेत्रफल आएगा। तो बी का भुजा कितना होगा, तो भुजा हम जानते हैं यहां से वर्ग का रूट होता है, वर्ग का रूट होगा मतलब ए प्लस क्या होगा बी होगा। ये क्या होगा, क्योंकि ये देखो क्षेत्रफल दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो भुजा हो जाएगा ए प्लस बी, भुजा क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, भुजा ए प्लस बी हो जाएगा। यहां पे इस बात को समझिएगा। तो यहां से अगर भुजा ए प्लस बी हो जाएगा तो हम जानते हैं कोई वर्ग अगर ये दिया हुआ है, अगर यहां पे a प्लस बी और ये भी a प्लस बी है, इसका जो होगा विकर्ण क्या होगा, तो हम जानते हैं ये x x होता है, तो ये हो जाता है आपका क्या हो जाता है x√2 हो जाता है। ठीक है, x√2 हो जाता है, तो a प्लस बी जैसे देखो ये आपका a है, ये आपका a होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो a यहां आ जाएगा 2√a हो जाएगा, होगा ना। तो यहां से इसी तरीके से दिया हुआ है a प्लस बी होगा, तो a प्लस बी होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 2√a प्लस बी हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा। तो 2√a इसका विकर्ण हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा आपका, है ना, 2√a प्लस बी विकर्ण हो जाएगा। तो यहां पे बोला है, यहां पे बोला है कि b के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहां पे यहीं पे देखो एक थोड़ा सा त्रुटि दिया हुआ है कि यहां पे दिया नहीं है कि कौन किसके बराबर है। वर्ग पर खींचे गए वर्ग की भुजा क्षेत्रफल, अच्छा ठीक है, देखो यहां से इस पे एक वर्ग खींचा गया है। देखिए चीजों को समझना पड़ेगा, इसमें बहुत घुमा दिया है। कह रहा है कि वर्ग के बी जो विकर्ण बी जो वर्ग इसके विकर्ण पर एक वर्ग अन्य खींचा गया, इसका जो एक अन्य वर्ग बना है उसका भुजा के विकर्ण के बराबर है। तो इसकी अगर भुजा की बात करें तो इसका भुजा हो जाएगा कितना 2√a प्लस बी हो जाएगा। तो इसका अन्य जो एक वर्ग है इसका एरिया निकालना है कि इसका एरिया क्या होगा, और एक अन्य जो वर्ग बना है विकर्ण पर इसका एरिया निकालना है। तो एरिया हो जाएगा आपका कितना, एरिया हो जाएगा आपका कितना, ये होता है ना 2 अंदर होगा ना भाई, 2 अंदर होगा, यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, 2 अंदर होगा। अरे ए स्क्वायर 2a² एक स्क्वायर बाहर हो जाता है, तो a प्लस बी √2 होता है। तो यहां से √2 आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ साइड वाला होता है।
देखो यहाँ एक चीज समझने की कोशिश करो, फिर से समझो, यहां से समझो यहाँ कहना क्या चाह रहा है, इस बात को समझो। एक लाइन थोड़ा सा बीच में गायब किया हुआ है, लेकिन करो इसे भी समझ में आ जाए। कह रहा है एक वर्ग ए है, विकर्ण दिया है a प्लस बी, तो इसकी विकर्ण a प्लस बी दिया हुआ है, तो यहां पे बोला कि विकर्ण दिया इतना, वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल से दुगना हो, जिसका मतलब बी का जो क्षेत्रफल है ए के क्षेत्रफल से दुगना होगा। तो यहां से हम सबसे पहले ए का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जब भी अगर विकर्ण दिया है तो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 करेंगे, तो ये ए का वर्ग ए का क्षेत्रफल निकल आया, ये वर्ग ए का क्षेत्रफल निकल कर आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 आ गया, ये आ गया। अब देखो अगर आगे क्या बोला है कि वर्ग बी का क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का दुगना है। ये अगर दुगना होगा, ये अगर दुगना आ गया इसका, तो ए का क्षेत्रफल ये आया, इसका दुगना की 2 2 कट गया, तो ये आ गया वर्ग बी का क्षेत्रफल का दुगना। तो वर्ग बी का भुजा आ गया कितना, ये अगर क्षेत्रफल है मतलब भुजा का स्क्वायर है, अगर भुजा की बात करेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। मतलब ये पता चल पाया कि वर्ग का ये भुजा a प्लस बी है, तो ये भी a प्लस बी है, तो इसका रूट, इसका जो विकर्ण होगा a प्लस बी रूट 2 होगा, इसका विकर्ण a प्लस रूट टी होगा। अब कह रहा है कि इसकी वर्ग की जो भुजा वर्ग b है, जो उसके विकर्ण पर एक अन्य वर्ग बनाया गया, तो इसके विकर्ण अगर ये है तो इसकी भुजा आपका ये हो जाएगा, इसकी भुजा ये हो जाएगा। तो आप बताओ इस अन्य वर्ग की अगर क्षेत्रफल बात करें तो वर्ग की भुजा b के विकर्ण की भुजा के बराबर होगा। तो एक बात बताओ, इसका एरिया निकालेंगे तो इसका जो विकर्ण है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा क्या क्या इसमें करना पड़ा और क्या क्या किए, इस चीजों को आप समझिएगा। यहां बोला कि समषष्ठभुज का क्षेत्रफल, समषष्ठभुज की अगर बात करें, समषष्ठभुज की अगर बात करें तो इसका एरिया होगा, हम जानते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका 1 है, ये भी 1 है। वर्ग का क्षेत्रफल समषष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे इस तरीके से कितना ट्रायंगल बनेगा, और सभी ट्रायंगल बराबर होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसका एरिया होता है, एक त्रिभुज का एरिया होता है, ये समद्विबाहु बन जाता है, तो ये 1 का स्क्वायर, इस तरीके से 6 को बनाना है, 6 को आपको बनाना है, तो ये पूरा षष्ठभुज का एरिया निकल गया। अब कह रहा है कि ये जो है वर्ग, ये वर्ग के एरिया के क्षेत्रफल के बराबर, वर्ग में ए है, ये ए है, इसको ए स्क्वायर कर दिए, तो यहां से ए का मान निकल कर आया क्या, देख लो ए का मान क्या निकल कर आएगा। ये आ जाएगा 2√3 बाई 2 पूरे पर आ जाएगा। ठीक है, ए बराबर आ जाएगा कितना, इतना आ गया, 3√3 बाई 2 आ गया। तो यहां से कह रहा है समषष्ठभुज का परिमाप का, वर्ग के परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो ए का मान जब आ गया, इसका परिमाप, इसकी परिमाप की अगर बात करें, तो इसका परिमाप की अगर बात करें तो परिमाप का जो रेशियो होगा, देखो इसका परिमाप हो जाएगा, ए है, देखो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 गुना 1। इसकी परिमाप की बात करेंगे, भुजा आ गया इतना, इसका कितना गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे। अब इसी को कैलकुलेट करना है, इसी को कैलकुलेट करना है और सॉल्व निकालना है। देखो यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के अंदर ये रूट के अंदर √3 है और ये आपका √2 आ गया। और जब इसको हम काटेंगे, ये कट जाएगा आपका कितना, 3 बार में, और ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 2 बार में। ठीक है, यहां पे कंजुगेट करेंगे, √2 इंटू, आपको यहां पे इस तरह से मिलाना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन होगा इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। तो √2 इंटू √2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये आ गया 3 ठीक है, तो यहां से एक चीज आप कर सकते थे, एक चीज यहां से आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए क्या चीज कर सकते हैं, क्या चीज यहां से कर सकते हैं। देखो मिलाने के लिए
यहां पे देखो मिलाने के लिए हम लोग क्या कर सकते थे, क्या यहां से हम अलग कर सकते, देखिएगा हमको यहां पे मैच करवाना है, यहां से अलग कर सकते हैं। देखिए रूट थ्री को अलग कर दो यहां से, √3 इंटू √2, और यहाँ पे रूट के अंदर √3 है, रूट थ्री, रूट के अंदर √3, √3 को बाहर कर दिए, तो ये √3 इंटू √3 ये आ गया। तो एक बात बताओ, यहां पे अगर हम, तो ये आ गया आपका कितना 3, और ये आ गया √6, और ये आ गया कितना, अब हम दोनों तरफ अगर हम यहाँ √6 से गुना कर देते हैं, तो ये √6 इंटू 3 इधर आ जाएगा कितना, ये 6, और ये आ गया √3। तो यहां से इसको काटेंगे तो ये 2, तो आंसर ऑप्शन मैच कर जाएगा, सी इसका सही आंसर हो गया। इसमें आपको मैच करवाना है, तो इसमें मैच करवाते हुए ले जाना है और ऑप्शन सी को मैच करना है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। आप देख लो, है ना, इसमें आप देख लो कैसे इसको करके, यहां से आप बारीकी से देखते हो जाना, यहां से इस लाइन पे यहां पे आना, यहां पे क्या किए हम 2 से काटे 3, और ये 2 बार में, ये √2 को अलग कर दी, तो √2 को कंजुगेट मल्टीप्लाई की, तो √2 आ गया, तो ये इतना आ गया। हम यहाँ से क्या किए, √3 को अलग कर दिए, 3 इंटू 3 √3 इंटू √2, और रूट के अंदर √3 है, तो ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, तो हम दोनों तरफ √6 से गुना कर दिए, तो ये आपका 6, √6 इंटू 3, और ये √6 इंटू √6 6 हो गया, 3 से काटे 2, आंसर आ गया, ये आंसर आ गया आपका सी इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा इसको बारीकी से देखना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहीं भी अगर ट्रबल हुआ तो आप चीज एक देख लेना कि क्या क्या हमने किया और क्या क्या इसमें करना पड़ेगा, जो आंसर आ जाएगा, ठीक ना। करा धातु की एक बंद बॉक्स की बाह्य भुजाओं पर, धातु का एक बंद बॉक्स में बाह्य भुजाओं पर माप दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। धातु की मोटाई जो है 1.5 सेंटीमीटर है, तो इस बॉक्स को बनाने में लगी धातु का आयतन कितना होगा। तो धातु की आयतन की अगर बात करें, तो धातु की जो आयतन है इसकी अगर मैं बात करूं, धातु की आयतन की अगर मैं बात करूं, तो यहां से आ जाएगा बॉक्स जो होता है बाहरी, बॉक्स के बाहरी भुजाओं को लेंगे, बाहरी भुजाओं की लंबाई को लेंगे, तो ये आ गया इसका आयतन 15 गुना 18 गुना। लेकिन मोटाई की अगर बात करेंगे तो बॉक्स के अंदरी भुजा की लंबाई, तो यहां पे देखो मोटाई आपका 1.5 है, इस तरीके से मोटाई 1.5 इधर भी 1.5 इधर भी, तो 3 कम होगा, 15 में से 3 कम होगा तो 12, 18 में से 3 कम होगा तो ये आ जाएगा आपका कितना 15, 8 में से 3 कम होगा तो ये आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, क्योंकि मोटाई आपका 2 साइड है, तो ये साइड भी है, देखो ये वाला आपका, ये जो देख रहे हैं तो ये वाला आपका मोटाई है ना, ये वाला परत मोटाई, तो बाहरी लंब लेंथ को और बाहरी लेंथ और अंदरी लेंथ को घटा देंगे तो यही आपका आयतन निकल जाएगा। तो 15 कॉमन कर दिए तो ये 144 माइनस 12 पंचे 60, तो ये आ गया आंसर 15 20 से, ये आंसर आ गया, ठीक है। क्या कोई दिक्कत सर? फिर से कौन से क्वेश्चन बोल रहे विकास, विकास बता दो। देखते हो बॉक्स की मोटाई को देखते होंगे, है ना, बॉक्स कोई अगर उस तरह से है तो हम दिखाना चाहते हैं, जैसे देखो मान लेते ये वाला है ना, ये वाला है, तो यहां पे मान लेते हैं बॉक्स का जो एक आपका सतह है, तो ये अंदरी लंबाई हुआ और ये बाहरी लंबाई हुआ, तो ये कह रहा है 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5, तो बाहर के आयतन में से अंदर के आयतन अगर निकाल देते हैं तो इसकी आयतन आपको पता चल पाएगा। तो वही चीज की है, क्योंकि इधर भी 1.5 होगा, इधर भी 1.5 कम होगा, इधर भी 1.5 कम होगा, तो आपका सकरा हो जाएगा 3, इधर 1.5 3 आपका कम हो जाएगा, तो 15 में से 3 कम हुआ 12, 18 में से 3 कम हुआ 15, 8 में से 3 कम हुआ 5, ठीक है। यदि एक शंकु के आधार का जो व्यास दे रखा है, एक शंकु के आधार का जो व्यास दे रखा है ये 32 है, मतलब ये आ गया कितना 16, एच निकालना है, तो एच यहां पे पता नहीं है,
तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको सॉल्व कर दो। 8 सपी 56, 7 चक 42, 42 और 5 47, और 47 का 4 7 दूनी 14 और 4 18 और 7 21, 21 1 21 1 22 और प्लस ये 4। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपका अब देखो यहां से आर दिया हुआ है, एल निकालना है, आर दिया हुआ है, एल निकालना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेटिव सवाल है, इसमें ज्यादा हमें कुछ जान नहीं है। आप अगर इसको कैलकुलेटिव कर दें, ये कैलकुलेशन कर दें तो सवाल आराम से बन जाएगा। इसमें आपके थोड़ा ज्यादा भी कुछ समय इसमें नहीं लगने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो यहां से देखो काट दो, 22 इकाई 22, 22 इकाई 22, 0 2200 का इतना हो गया। ठीक है, 2200 का 88 0। ठीक है, सोलह से काटो, 16 छक 96 और 4 और 4 8, 16 25 80। ठीक है, तो यहां से आर एल बराबर आ गया कितना, 7 से 7 कट गया, तो एल बराबर आ गया कितना, 65 आ गया। एल बराबर 16 और ये 65 आ गया, तो यहां से एच का मान निकाल लो। एच का मान आ गया 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। ठीक है, 65 का स्क्वायर माइनस 65 होगा, 63 होगा। हाँ 63 होगा, ओ ये 63 है ना, तो ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 65 5 25 25 और 7 छक 42। ठीक है, और 16 16 ही 256 और 15 में से 6 गया, ये आपका 7 हो गया। 15 में सॉरी 15 में से 6 गया, ये 9 हो गया। और यहाँ पे आपका आ गया 11 में से 5 गया, ये 6 हो गया। यहाँ पे देखो 11 में से 2 गया, ये 9 हो गया। और यहाँ पे आ गया कितना आपका, ठीक है 63 आ रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा आपका कितना, ठीक है 63 इधर राइट आंसर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। कह कि एक वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य के 20% बराबर हानि होता है। ये अगर सीपी है, ये अगर एसपी है, तो देखिए यहां से हानि होता है लॉस, और ये एसपी। एक बात समझिएगा, कह रहे 20% बराबर हानि होता है किसका, विक्रय मूल्य का। कंपैरिजन विक्रय मूल्य से किया है तो विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे, 20% हानि होता है तो लाभ जो सीपी होना चाहिए वो 120 होना चाहिए, तभी तो लाभ होगा। मतलब कोई वस्तु 120 में खरीदा और बेचा है 100 में, मतलब कंपैरिजन एसपी से किया गया, इसलिए एसपी से रेशियो निकाले तो सीपी आ गया 120। तो यहां 800 बेचने पर, तो 800 आपका बेच रहा है, 800 आपका बेच रहा है, तो 800 बेच रहा है तो 100 से कंपैरिजन कर रहा है कि अगर क्रय मूल्य से 25% के लाभ के बराबर कमाता है, तो क्रय मूल्य से 25% कमाने का मतलब हुआ 1/4 पर प्रॉफिट पे बेचेगा तो इसका 30 हो जाएगा, मतलब 150 पर बेचेगा, तो 150 पे बेचेगा तो इसका एसपी क्या होगा, तो यहाँ पे 150 निकाल देंगे, 0 से 0 कट गया, 15 8 20 से, तो ये आ गया 1200 से, इसका सही आंसर आ गया। 1250 नहीं होगा, 1200 होगा, 1200 होगा, है ना, 15 8 20 से, क्योंकि ये 800 आपका बेचने पर, मतलब ये सेलिंग प्राइस 800, तो यहां सेलिंग प्राइस 100 माना है,
कंपेरिजन किससे किया गया, विक्रयमूल्य से कंपेरिजन किया गया, तो विक्रयमूल्य को 100, हानि हो रहा है 20, तो आपका सीपी होगा ज्यादा, हानि हो रहा है इसका मतलब सीपी ज्यादा होगा, तो 20 ज्यादा होगा 120। अब कह रहा है कि अगर सीपी पर 25% का लाभ अगर बेचे तो सीपी पर 25% मतलब 1/4 लाभ बेचे तो 120 का 1/4 करेंगे 30 आएगा, मतलब 30 अगर इसको हम जोड़ देंगे तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 150। ठीक है, रोहित कह रहे हैं कि इस सेट में ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन नहीं था सेट में, तो ये आ गया इसका आंसर। अगला देखो कह रहा है कि एक अपनी आय, ये अपनी आय 35% बचत करता है, ये अपनी इनकम में, इनकम अगर ये 100 करता है तो बचत करता है मेरे भाई बचत करता है कितना 35, तो बताओ खर्च कितना करेगा, तो 65 खर्च करेगा। अब देखो यहां से सुनो आगे क्या कर रहा है कि यदि आय में 20.1 की वृद्धि कर दिया गया तो 20.1% की अगर वृद्धि कर दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वृद्धि हुआ कितना, तो ये वृद्धि 20.1 ही हुआ। हम वृद्धि ही सिर्फ निकाल देते हैं, ये वृद्धि हुआ, उसके व्यय में 20% की वृद्धि कर दिया गया। 20% की वृद्धि करने का मतलब 1/5 की वृद्धि किया, तो 13×5 = 65, मतलब यहां पे 13 की वृद्धि किया। तो एक बात बताइएगा, आप एक बात बताइए, कमाते हैं 20.1 और ये 13, तो ये आ जाएगा 7.1, मतलब 7.1 की वृद्धि किया गया है, निकाल दो। तो ये आ जाएगा आपका कितना, तो यही पूछा है, 7.1 की वृद्धि हुआ, 35 गुणा 100%, तो ये निकल जाएगा 710, तो ये आ जाएगा 20.3% वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। अच्छा ठीक है रोहित, हम देख लेते हैं, हम बात करते हैं उससे रोहित। ठीक है रोहित, टाइपिस्ट को कह रहे हैं कि नौकरी से हटाया जाए, बहुत स्कैम कर रहा है ना, ये क्वेश्चन था ना भाई, तो ये 20 पॉइंट आपका इतना आ जाएगा समथिंग। ठीक है, ये 15 है, ये 21 है और ये 27 है, इसका रेशियो दे रखा है यहां पे। कर इस संख्याओं का योग 444 है, तो देखो यहां पे रेशियो में ही जब पूछ रहा है, रेशियो में ही जब पूछ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होगा, कंफर्म वैल्यू से कोई मतलब। जब भी रेशियो में पूछने की बात करें, या रेशियो या परसेंटेज में अगर पूछने की बात करें, तो कंफर्म वैल्यू से कोई मतलब रखेंगे ही नहीं। तो यहां पे देखो बी और ए का अंतर, तो बी और ए का अंतर 21 में से बी माइनस ए अगर निकालेंगे, ए का अंतर अगर बात करें तो ये आ गया 7, और इसका अंतर की अगर बात करें, सॉरी 6 आ जाए, और यहां कह रहा है कि सी माइनस बी का अंतर का रेशियो क्या होगा, इसका भी अंतर 6 हो जाएगा, और ये कट कर ये 1:1 दे देगा, ऑप्शन नंबर बी। तो पूरा निकालने की आपको इसका ये यूज करने की जरूरत नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर उसको यूज भी करेंगे तो आंसर वही आएगा, और नहीं भी यूज करेंगे तो आंसर वही आएगा, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा बी, इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 16 व्यक्तियों वाले संयुक्त परिवार में सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य की आयु 82 वर्ष का अंतर है। मान लेते हैं सबसे छोटे वर्ष आपका x दिया हुआ है, और सबसे बड़ा x दिया है, और सबसे छोटा ये दिया, इसका अंतर है 82 वर्ष का। कह रहा यदि गणना में इन दोनों को छोड़ दिया जाए, गणना में इन दोनों को हटा दिया जाए, तो कह रहा है हटा दिया जाए तो शेष 14 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है। तो देखो यहां से 16 व्यक्तियों के, पहले 16 व्यक्ति था, इसका एवरेज बोला है कि कितना है, कारण पूरे परिवार का 30 था, तो यहां पे हमने 30 गुना किया। इसमें से x बड़ा था और y था, ये दोनों को हटा दिया, इसमें से दोनों को हटा दिया, तो बचा कितना, 14 आदमी बचा, और इसका एवरेज बता रहा है कितना, ये 28 है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं, 16 × 3 = 48,
तो 30 होगा, 34 42 420 और 420 और 14 दूरी 28, यहां से हटा देंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ गया 392। ठीक है, 392। तो यहां से x और y का मान आ जाएगा कितना, 88 आ गया। तो यहां पे बोला गया कि सबसे बड़े व्यक्ति का x माइनस वाई का मान 82 है और x प्लस वाई का मान 88 है। तो बड़े व्यक्ति की मान को बाहर निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ दो, तो 8 2 10, 8 8 16, 1 17, इसका आधा कर देंगे तो ये आपका आ गया कितना, 85 वर्ष। बी इसका सही आंसर। ये भी क्वेश्चन नहीं था सर, ऐसे डिस्कशन देखने में मन नहीं करता है, प्लीज इसमें सुधार करवाइए। ठीक है भाई, कल आपको एक बात समझे, कल आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आज हम स्टाफ को बोलते हैं और उसको हम देखते हैं कि क्या भाई क्या हो रहा है इसमें, है ना। क्वेश्चन कुछ और रहा है, क्वेश्चन कुछ और डाल रहा है। पूजा कुमारी कह रहे हैं एक बार और देखो, 16 व्यक्ति वाले एक संयुक्त परिवार में सबसे छोटे और सबसे बड़े और सबसे छोटे आयु के बीच का अंतर 82। तो 2 व्यक्ति x और y मान लेते हैं, उसमें 82 अंतर है। यदि गणना में इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो इसका शेष 14 व्यक्ति बचता, उसका औसत बोला 28 है और पूरे परिवार का औसत 30 था। पूरे परिवार का औसत आयु 30 था, मतलब 16 गुना 30। इसमें से 2 व्यक्ति निकाल दिया गया, मैक्सिमम और मिनिमम वाले 2 व्यक्ति निकाल दिया, तो यहाँ पे बचा कितना, 14 और इसका एवरेज 28 है। तो इसमें से इसको घटाए तो 14 बच गया, इतना बचना चाहिए। तो सॉल्यूशन किए तो x प्लस वाई का मान इतना आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि ब्याज की अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज गया है, अर्धवार्षिक आधार पर दिया गया है, तो रेट आपका जो होगा ये 16% आधा हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक दिया है तो ये 8% हो जाएगा। तो कह रहा है 5000 से धनराशि इतना हो गया, मतलब ये अमाउंट और ये मूलधन है, तो अमाउंट हो गया कितना, ये आपका 58 32 आ गया और ये आपका आ गया कितना, 5000। और यहां से हम लोग के अनुसार अगर बात करते हैं, रेशियो के अनुसार अगर बात करते हैं, तो रेशियो के अनुसार अगर बात करते हैं तो ये 108 और ये आ गया कितना, 100 आ गया। तो ये इस पर कितना पावर n होगा, इसको हम कितना गुना करें तो इसके बराबर आ जाए। तो यहां पे देखो, काटो इसको सबसे पहले, तो ये आ गया 27 और ये आ गया कितना, 25। ये देखो कट जाएगा 8 बार में 625 और ये 8 बार में कट जाएगा 729। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 729 बटा 625, एक बात बताओ, ये 27 बटा 25 रेशियो में आया। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमने क्या रख दें, n की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख दें कि इसका क्या रख दें, स्क्वायर करने पे q करने पर इतना है। तो 625 25 का स्क्वायर है, मतलब n का वैल्यू 2 होगा। n का वैल्यू अगर 2 होगा, मतलब यहाँ का अर्धवार्षिक है, इसका मतलब क्या होगा, n की वैल्यू 2 है, मतलब ये आपका 6 महीना, ये 6 मंथ और ये भी 6 मंथ, तो टोटल कितना साल होगा। तो टाइमिंग इसका जो होगा वो कितना होगा, 1 वर्ष होगा, क्योंकि अर्धवार्षिक दिया है। तो पहला आपका जो ब्याज का ये कैलकुलेशन हुआ, ये 6 मंथ पर हुआ, अगला फिर 6 मंथ पे हुआ, तो ये 6 मंथ 2 टर्म में हुआ, लेकिन टोटल अगर साल की बात करें तो ये कितना साल होगा, 1 साल होगा। 20 का सही आंसर हो गया, कितना हो गया, 20 का सही आंसर हो गया। ठीक है, 31 12 14 नंबर क्वेश्चन सेट में नहीं था। ठीक है, बी आंसर हो गया। बात समझे कि नहीं, ये n आपका क्या है, टर्म है, तो ये 2 टर्म में हुआ, 1 साल में 6 अर्धवार्षिक बोला गया, यहाँ पे अर्धवार्षिक बोला गया, मतलब 6 टर्म में हुआ, 6 महीने टर्म हुआ, तो ये टोटल साल 1 साल हो जाएगा और ये आंसर निकलकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेता है। ए 45 मिनट अधिक समय लेता है। ठीक है, इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति की 1/4 कम हो जाती है, अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है। ट्रेन ए की तुलना में बी 30 मिनट अधिक लेता है, पहले 45 मिनट ये कम लेता था। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सब जना सवाल को थोड़ा सा इक्वेशन से नहीं बनाना, थोड़ा सा देखो समझने की कोशिश करना। दूरी आपका यही दूरी है, यही दूरी 450 किलोमीटर, सभी का दूरी यही है।
देखो बी से हम कंपैरिजन करते हैं। बी पूर्व और बाद। पहले अगर यहां का बोला गया है कि अगर उसकी चाल पहले एक रहा होता, अब चाल का एक चौथाई कम कर दिया गया, मतलब अगर पहली चाल अगर 4 रहता, एक चौथाई कम किया, 4 का एक चौथाई एक कम किया, मतलब बाद में इसकी चाल कितना हो गया 3। इसी डिस्टेंस को बी भी दूरी तय कर रहा है, 4 से इसी डिस्टेंस को 3 से दूरी तय कर रहा है, तो डिस्टेंस सेम होने के बाद स्पीड टाइम क्या हो जाता है, उलट जाता है। टाइम 3:2 कितना हो गया 4 हो गया। एक बात समझना कि ए समय लेता है 45 मिनट, ट्रेन ए ट्रेन बी के तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेता है जब वो सामान्य चाल से चलता है। अगर उसकी एक चौथाई कम कर दी जाती यात्रा को पूरा करने के लिए ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो ये 45 अधिक लिया और उससे 30 मिनट अधिक समय लिया, तो टोटल समय कितना लिया, मतलब यहां से तुलना में सामान्य चाल से और बाद की चाल यहां पे अंतर 1 है। 1 यूनिट बराबर बोला गया है कितना 30 और 45, तो ये आ जाएगा कितना 75 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा 75 मिनट हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 75 मिनट। अगर ये पूर्व की चाल से चल रहा है, सामान्य चाल से चल रहा है, तो यहां से हम 75 गुना 3 कर देंगे, तो ये आ गया कितना 3 यूनिट का मान कितना समय आ गया 5 या 15 7 या 21 ये 22 200 इतना मिनट आ जाएगा। तो हम यहां से निकाल सकते हैं, तो ये घंटा में निकाल सकते हैं, बाद की बात है। तो यहां से ये समय आ गया इतना। अब देखो, अब बात समझना, पूर्व की चाल से चल रहा है तो इतना समय 225 मिनट लेगा, लेकिन एक कितना समय लेगा। अगर ये ट्रेन की अगर ये सामान्य चाल से चलता है तो समान चाल से चलेगा बी, तो इतना समय लेगा, लेकिन कह रहा है कि ए 45 मिनट अधिक समय ले रहा है, तो ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा, ए द्वारा लिया गया समय कितना है 225 बी ही लेता था। अगर वो सामान्य चाल से चलता था, पूर्व मतलब ये सामान्य चाल से अगर चलता है तो ये 225 मिनट इस दूरी को तय करने में लेता है, इस दूरी को तय करने में लेता है। इससे 25 मिनट ज्यादा लेता है कौन, इससे 45 मिनट ज्यादा लेता है ए, तो ये 45 कर दिए, तो यहां से आ गया, देखो कितना आ गया, तो कह रहा है क्या बोला है, ए की गति क्या होगी, ए की गति, तो ये आ गया 450 और इतना समय है 270, इसको 60 से गुना कर दो, 60 से गुना, क्योंकि ये मिनट में है और ये आपका मिनट में घंटा में चेंज कर ले, 60 से गुना कर देंगे तो ये कैंसल, 9 × 45 9 तिया, तो ये कट जाएगा आपका कितना 20, तो ये आ गया कितना 100 किलोमीटर बराबर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। शांत जल में एक नाव 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आधारा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो कह रहा अप स्ट्रीम में 90 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में इतना समान दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो यहां देखो, अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में भी 90 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में भी 90 किलोमीटर की चाल को तय करने में कितना समय लेगा। तो यहां पे बोला गया है 8 6, देखो अप स्ट्रीम की बात किया है, चार इधर से धारा चल रहा है, इधर से आपका स्ट्रीम चल रहा है, तो दोनों को यहाँ पे घटा देंगे, 18 में से 6 चल गया 12, और यहाँ डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों को साथ साथ, मतलब 18 और 6 ये 24, दोनों का समय कितना होगा यही आपको निकालना है, निकाल दो। देखो ये 45 और ये 12, तो नीचे आ गया एलसीएम 12, तो ये आ गया आपका 135, तीन से कटेगा 3 चौक, 3 से कटेंगे 4 तिया 12, तो 45 से बटा 44,
बी इसका सही आंसर आ गया। ये भी सेट में नहीं था ना। अच्छा ठीक। 29 में कह रहा है कि यहां पे बोला है कि 2018 में सभी चारों विद्यालयों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या बी मतलब 2018 में, 2018 ये है, ये वाला 320 प्लस 360 प्लस 150 और प्लस 250। इसका क्या निकालना है? औसत निकालना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 0 0 0 0 हो गया। 5 5 10 6 5 10 6 16 16 2 18 18 के 8 और 2 1 3 3 3 9 1 10 4 दूनी 8 28 7 चौक 28 और 1 2 7 5। सीधा सिंपल है। और 38 ये नहीं है। अच्छा जो है देख लो भाई, एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली है, तो एक थैले में 5 और कुछ नीली है, मतलब ये x मान लिए। टोटल इतना गेंद है, टोटल इतना बॉल है। ठीक है, टोटल बॉल इतना है। अब कह रहा है यहां पे कि यदि नीली गेंद को निकालने की प्रोबेबिलिटी, नीली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो नीली गेंद को हम क्या माने हुए x, तो x बटा कितना 5x। अब फिर बोला है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से दुगनी है, तो लाल गेंद आपका 5 था और ये 5 किस में से निकला? 5 प्लस x में से, और ये इससे दुगनी है कौन? इसका। तो बस सीधा सीधा निकाल दो, ये कैंसिल हो गया, x बराबर हो गया कितना? 5 2 10। मतलब यहां पे नीली गेंदों की संख्या कितना था? 10 इसका सही उत्तर होगा। 10 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 10 इसका सही उत्तर होगा।